नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों के आंदोलन की। आखिर ये आंदोलन दोबारा शुरू क्यों हुआ और क्या वास्तव में अतिथि शिक्षकों का रोष जो है वो सरकार का दोष है या फिर कुछ और भी पहलू हैं। इस पर होगी बात अपने मेहमानों के साथ, जिनसे हम आपका करते हैं परिचय। सबसे पहले हम आपको बताते हैं हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना जी। सर, आपका स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सीनियर लीडर, सर आपका स्वागत है। हेमंत कटारे जी हमारे साथ फोन पर जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और अंजलि सिंह हमारी संवाददाता अतिथि शिक्षकों के साथ मौजूद है, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले पंकज जी के पास चलेंगे क्योंकि सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की है और पंकज जी के पास जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह का ये पूरा पहलू है, किसी समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसको लेके वादे किए थे, आंदोलन की बात की थी, लेकिन वो एक इतर बात है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे विनय जी, ये जो आंदोलन हो रहा है अतिथि शिक्षकों का, ये दोबारा शुरू हुआ। पहले सरकार ने एक बार वादा किया, क्या सरकार वादे से मुकर गई या फिर ये आंदोलन में भी कुछ इस तरह की मांगे हैं जो सरकार मांगने की स्थिति में या मानने की स्थिति में नहीं है? विनय जी, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो जानकारी है, कई सारी मांगे हैं, मानदेय की मांगे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें पहलू ये भी ध्यान रखना होगा कि जब अपॉइंटमेंट हुए थे तो शर्तें क्या थी। विनय जी, मुझे लगता है इससे ज्यादा घृणित काम सरकार के कम से कम तरफ से और इसके पहले ना हुआ है। और मुझे लगता है इससे ज्यादा सोच के भी मुझे लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक नाम रखे आपने, अतिथि शिक्षक। अतिथि देवो भव हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, लेकिन अतिथि देवो भव की बजाय अगर आप उनको लाठियों का उपहार देते हैं हमारे शिक्षकों को, जिनको आपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे के साथ ये कहा था कि जैसे ही चुनाव हो जाएंगे हम आपको रेगुलर वेतनमान देंगे, और आपने उस समस्या को बने रहने दिया और लगातार उनकी बातों की अवहेलना की। ये दिखाता है कि जहां तानाशाही सरकार का रवैया है, और 2014 के बाद से तो देश में कोई भी बात आप करो, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे महिलाएं हैं, जिन्होंने भी आंदोलन किया है उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो कि एक निंदाजनक है। और मेरा मानना है कि इससे ज्यादा गलत और कुछ हो नहीं सकता। आप बताइए। बिल्कुल, मांगों पर बात होगी। एक बार पंकज जी से ये जानने की कर लें कोशिश, क्योंकि ये जो बात हुई है इसमें सबसे पहला सवाल यही आपने खड़ा कर दिया कि आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई है, जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ। पंकज जी, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दीजिए, जिस तरह का ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगा है या कल की घटनाक्रम पर। पंकज जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि सबको अपने अपनी बात रखने का अधिकार है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अतिथि शिक्षकों का पूरा आदर करती है, मान करती है, सम्मान करती है। और हमको इस तथ्य की तरफ देखना पड़ेगा कि जब विषय प्रारंभ हुआ शिक्षकों की नियुक्तियों का, अतिथि शिक्षकों का, तो अनुराग जी सुनिश्चित था कि यदि कोई नियमित अतिथि शिक्षक अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थिति तक के लिए अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है। यही प्रक्रिया है। और जब पिछले वर्ष सितंबर में शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री थे, सरकार के मुखिया थे, तब भोपाल के जम्बूरी मैदान पर कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में जो घोषणाएं करी वो सबकी सब पूर्ण करी। उनकी नियमितीकरण की मांग थी। मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज जी ने कहा कि नियमितीकरण संभव नहीं है, पर नियमितीकरण जब भी होगा, नई नियुक्ति होगी तो उसमें आपको 25% आरक्षण दिया जाएगा। वेतनमान दुगना कर दिया गया। अनुभव का विषय है कि लगातार नहीं पढ़ाते हैं तो 3 वर्ष न किया जाए, 200 दिन किया जाए, तो 3 वर्ष या 200 दिन उसको अनुभव पे काउंट किया गया। बाकी सुविधाओं की बातचीत की गई, वो पूर्ण की गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस के लोग जिस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं अनुराग जी, तो ये भी सरकार में थे ना 18 महीने, जब जिस सिंधिया जी की बातचीत का आप जिक्र कर रहे हैं तो इन्हीं की सरकार थी। कमलनाथ जी सीएम थे, ये उमंग सिंगार जी मंत्री थे, विनय जी विधायक थे, पटवारी जी मंत्री थे। तब क्या कर रहे थे ये लोग? तब क्यों नहीं काम किया? और किसी प्रकार का अनुराग जी कोई बल प्रयोग नहीं किया गया है। शांतिपूर्वक आंदोलन था और न किसी प्रकार का कोई कार्रवाई की गई है। हाँ, यदि आपने कानून व्यवस्था का पालन नहीं किया तो प्रशासन की प्रक्रिया है, उसमें आप प्रकरण पंजीबद्ध होगा आंदोलन में, यदि आपको आंदोलन की शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो हम आज भी तैयार हैं। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आप इस मध्य प्रदेश में दायित्व का एक निर्वहन करते हैं, तो हमारा यानी सरकार का दायित्व है। पूरे 8 करोड़ लोग मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार का उत्तरदायित्व है। जो श्रेष्ठ था वो किया, और अभी यदि कोई आवश्यकता अनुराग जी संवाद के अवसर है ना, हम बातचीत करें, वो तैयार है।
पंकज जी लेकिन- यही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसको आपने सिरे से नकार दिया है। अंजलि सिंह हमारे साथ अतिथि शिक्षक भी वहां पर मौजूद है। अंजलि जी, पहले तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपने एक बार आंदोलन रोक दिया, दोबारा करने की कोशिश क्यों पड़ी अतिथि शिक्षकों को आंदोलन? अंजलि। बिल्कुल सर, जैसा कि पहले अतिथि शिक्षकों ने 10 सितंबर को जो आंदोलन किया था, लेकिन ऐसी क्या स्थिति बनी कि जो कल भी है उनको आंदोलन करना पड़ा? हमारी 11 सितंबर को शिक्षा मंत्री से मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि हम अगले 4 दिन के अंदर आपके अनुबंध के आदेश जो 30% के कारण बाहर हुए हैं उनको आपके अनुभव के अंग मतलब 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी और वो सब पूरा कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि अगर 2 तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम दोबारा भोपाल आएंगे, और 2 अक्टूबर तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, इसलिए हमने कल दोबारा आंदोलन किया। और कल फिर आपने देखा ही कि उनकी ओर से कितनी शर्मनाक हरकत की गई। मतलब हम तो कायरता ही कहेंगे कि आपने रात के अंधेरे पे मारा, किसी को साइड में बसों किनारे ले जाके मारा, ये तो कायरता ही कहलाती है। आप जब तक प्रकाश था, जब तक आप लोग थे, मीडिया वाले थे, तो पुलिस शांत खड़ी थी। जैसे उनको मौका मिला कि लाइट बंद करवा दी और अंधेरे में ले जा करके एक ही व्यक्ति पर 2-2 लाठी तोड़ देना कहाँ की मानवता है? ये कायरता ही कहलाएगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो है उनकी जो अंजलि, मांगे ये हैं। अंजलि एक बात और है, एक सवाल और है कि सरकार ने जो किया वो समझ में आ रहा है कि वो निश्चित रूप से अगर इस तरह की घटना हुई तो वो वास्तव में चिंताजनक है और सवालों के घेरे में है अगर ये कार्रवाई हुई है। लेकिन एक सवाल अतिथि शिक्षकों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार बार बार एक बात कह रही है कि आपको जिन शर्तों पे रखा गया उससे ज्यादा दे दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं की वो पूरी कर दी गई। कितनी सच्चाई है इस बात में, और क्या वाकई में उसके बाद भी अतिथि शिक्षकों को लगता है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई जो वादे किए गए थे, या फिर आंदोलन को लेके कहीं ना कहीं सवाल अतिथि शिक्षकों पर भी खड़ा होता है कि वो ज्यादा मांग रहे हैं अधिकार से? वास्तव में क्या बैलेंसिंग समीकरण नहीं बन रहा सरकार के साथ में इनका? बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर अगर माना जाए कि सरकार का ये कहना है कि जो अतिथि शिक्षकों को सुविधाएं दी जा रही हैं उनके जो पैमाने हैं उनसे ज्यादा दिए जा रहे हैं, लेकिन और जो शिवराज सिंह ने घोषणा की थी वो ये कहते कि उन्होंने अपनी सारी घोषणाएं पूरी की हैं। सुविधा कौन सी दी जा रही है मुझे पहले तो बता दें, कौन सी सुविधा दी जा रही है? आप सितंबर में नियुक्ति करते हो, अप्रैल में बाहर कर देते हो। अच्छा होता है अगर हम 100% रिजल्ट देंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जो प्रिंस सरकारी टीचर रहते हैं। रिजल्ट खराब हुआ, बाहर आप हमको करते हो। जो आपके नियमित शिक्षक हैं आप उनको उच्च पद प्रभार देकर सम्मानित कर रहे हो। रिजल्ट उनका 0 भी है तब भी अभी आप उनको आगे लेके बढ़ा रहे हो और हमको बाहर कर रहे हो। कौन सुविधा हमको मिल रही है? सीएम शिवराज सिंह चौहान 5 घोषणाएं की थी अगर आपको याद होगा, और भव्य कार्यक्रम हुआ था। सरकारी पैसे का उपयोग किया था, सरकारी पैसे खर्च किए गए थे, करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और उसमें 5 बातें कही थी कि हम सबसे पहली बात तो यही थी कि हम आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे, पद स्थायी करेंगे। आज हमारे साथी इस सत्र में उच्च पद प्रभार अतिशेष के कारण अभी 4 दिन पहले स्कूल में लगते हैं और आज बाहर हो जा रहे हैं। कैसी सुविधा है? आज जब हमको यही सिक्योरिटी नहीं है कि हम कब तक स्कूल में रहेंगे तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? 15 अक्टूबर से ट्रांसफर होने हैं, 20,000 लोग उससे प्रभावित होंगे। हमारी तो सिर्फ इतनी ही मांग है कि आप हमारा पद स्थायी कर दो, बाकी जो सुविधा मत दो, आप हमें कुछ भी मत दो, सिर्फ हमारा जो भविष्य है सुरक्षित कर दीजिए। लेकिन सर, जो मानदेय बढ़ाने की मांग की थी पर मानदेय तो बढ़ा था अतिथि शिक्षक। अरे मैडम, जब हम रहेंगे नहीं तो मानदेय क्या करेंगे बताइए? पिछले वर्ष तक इस समय तक 72,000 स्कूलों में लोग काम कर रहे थे। आज इनके यहाँ आएगा आपने नियुक्ति की, 10,000 लोगों को बाहर कर दिया। जब हम बचेंगे नहीं तो हमारे मानदेय को हम रखेंगे कहाँ? और नए नए लोग आ जाएंगे, जब नए पद होंगे, नए आपने अनुभव के आप लोगों को भी अनुभव की बारीता मिलती होगी। मिनिस्टर पे मीडिया में भी आप लोग काम कर रहे हैं तो अनुभव की बातें, हमने 16 वर्ष काम किया है, आप हमको नए से तोलोगे? ऐसा कैसे संभव? अगर हमारे अनुभव की वैल्यू नहीं है तो आपने जब हमको अनुभव की बारीता। सवाल इनसे जरूर कीजिए कि कितने साल से काम कर रहे हैं और कितने साल से इस अनिश्चितता की स्थिति में ये लोग हैं, क्योंकि ये भी एक सवाल उठता है कि जब इतना लंबा समय हो गया उसके बाद भी अगर ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं इनका पक्ष मजबूत बनता जरूर दिखता है। कितना समय हो गया है और सबसे ज्यादा अनुभवी अतिथि शिक्षक किस हाल में है आज की स्थिति में? अंजलि। सर, अगर बात करें तो कितना आपको अनुभव हो चुका है? कितने साल से आप अतिथि शिक्षक हैं और कितने अतिथि शिक्षक हैं जो एक उम्र है जो अपनी निकाल चुके हैं और अब उन्हें इस चीज का सामना करना पड़ रहा है? 2007 से ये व्यवस्था शुरू की गई थी। 2007 से आपको लगभग 20 से 25,000 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो 2007 से लगातार इस व्यवस्था में काम कर रहे हैं। उस समय पर मानदेय बहुत कम था तो कोई भी इसमें काम करना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बाद जब मानदेय बढ़ गया तो लोगों ने अपने आदमियों को घुसना शुरू कर दिया। 18 में तक तो जो प्रिंसिपल थे बुलाते थे कि आप स्कूलों में आके काम कर लीजिए। मैं अपनी बात करूं, मैं 2014 से लगातार काम कर रहा हूं। हमारे एक साथी हैं रामस्वरूप गुर्जर जी, वो उनका यहां से यहां तक ऑपरेशन हुआ था। 4 दिन के बाद ऑपरेशन, डॉक्टर ने मना किया था कि आप 2 महीने बेड रेस्ट लेना। 4 दिन के बाद उनको स्कूल जाना पड़ा। क्यों? अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे उनको बाहर कर देंगे, उनके परिवार का क्या होगा? 17 वर्ष से व्यक्ति लगातार काम करते जा रहे हैं।
हमारे पास सारी जो डिग्रियां होनी चाहिए हम सब कुछ रखते हैं, अनुभव है, पूरी डिग्रियां हैं। ये बात करते हैं कि आप क्या बोलते हैं कि आप लोग अयोग्य हो। अगर हमने अयोग्य हमें तो जिन बच्चों को पढ़ाया हमने तो वो योग्य कैसे हो गए? आज हमारे पढ़ाए बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। आप वाहवाही दिखाते हो कि हमारी स्कूलों की बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल ठीक है गुणवत्तापूर्ण अंजलि, शिक्षा दे। दोबारा जुड़ेंगे। अतिथि शिक्षकों को हमने समझने की कोशिश की है और जिस तरह की ये बातें आई हैं, विनय सक्सेना जी के पास हम चलते हैं। विनय जी, अतिथि शिक्षक 2004 से बता रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों का अपॉइंटमेंट होना शुरू हुआ। हालांकि बीच में कांग्रेस की सरकार 1.5 साल के लिए थी, लेकिन ये तकलीफ संवेदना तो होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। एक तो जिस तरह से इतने लंबे अनुभव के बाद भी उनको ये नहीं पता होता कि अगले महीने उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। दूसरी बात, बहुत छोटी छोटी मांगे उन्होंने की है। उनकी अगर मांगों का जिक्र करें तो 25% से उनका आरक्षण 50% कर दिया जाए। अनुभव उनके पास है, डिग्रियां उनके पास है, तो नई नियुक्तियों में उनको आरक्षण बेहतर कर दिया जाए। दूसरी मांग है कि उनको ये 1 महीने जो है मानदेय तय किया जाए मासिक रूप से, क्योंकि अभी पीरियड के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। इन छोटी छोटी मांगों को मानने में कहाँ दिक्कत आ रही है, किस तरह की परेशानियां हैं ये? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस निर्दयता के साथ 2 तारीख को इतने महत्वपूर्ण से जिस तरह से आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे। दूसरी बात है कि 2014 से देश में जो अराजकता का एक माहौल शुरू हुआ कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, 100 बार सच में साबित कर दो। आप देखिए 2004 और 2007 से जो लोग काम कर रहे हैं, आज एक श्रमिक की कीमत, जो न्यूनतम श्रमिक जो वेतनमान है वो 400 रुपए प्रतिदिन से कम भुगतान। आप कोई भी आदमी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या प्राइवेट एजेंसी है तो उसका भुगतान कम करती है तो उसको जेल जाना पड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो कि श्रमिकों से भी कम वेतन दे रही, और माननीय शिवराज सिंह जी ने बड़े बड़े सरकारी पैसों के आयोजन करके फूल मालाएं पहना को कहा था अतिथि शिक्षकों को कि मेरे भाइयों मेरी बहनों आप काम करो, हम आपको रेगुलर कर देंगे। अगर रेगुलर और स्थायी शब्द जो है उसको करने में क्या दिक्कत है? और दूसरी बात है, अगर आप अपने स्थायी पद निकालते हो तो उसमें आरक्षण क्यों नहीं देते? जिन अतिथि शिक्षकों के भरोसे आपके स्कूल चल रहे हैं, एक तो 72,000 से सीधे आपने स्कूल कम कर दिए, दूसरे आप पीरियड के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं, तो ये न्यूनतम वेतन मान जो एक श्रमिक का भी होता है उसका उल्लंघन नहीं है क्या? क्या जेल नहीं जाना चाहिए प्रदेश के मुखिया को और प्रदेश के मंत्रियों को जो इस विभाग के मुखिया हैं? मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी जो सड़क पर उतरने की बात करते थे, अब कहां हैं? अब किस हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं? उनको भी सोचना चाहिए। और कांग्रेस के जो नेता गए जिनके भरोसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बन गई थी 2018 में, आज उनको शर्म आनी चाहिए कि वो वहां पे फूल मालाएं पहन के गाड़ियों में घूम रहे हैं। लेकिन उनकी सरकार में हमारे शिक्षक, जिनको हम शिक्षक दिवस के दिन तो सम्मान करते हैं, यही हमारे प्रदेश के मुखिया से लेके मंत्री सम्मान करने जाते हैं, विधायक सम्मान करने जाते हैं, पांव पड़ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आंसू घड़ियाली बहाते हैं। आज क्या बात है कि उनको लाठीचार्ज करने के समय एक भी विधायक, एक भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी का वहां पे आंसू बहाने नहीं गया, सरकार के खिलाफ उनके पक्ष में खड़े नहीं होने गया। सिंधिया जी वहां उस बारे में 2 शब्द नहीं बोलते। और देश के मुखिया जो मन की बात करते हैं, उनके भी मन में नहीं आता कि शिक्षकों के साथ कितना गलत ढंग से बर्ताव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। महात्मा गांधी जी की जयंती हम मना रहे, लाल बहादुर जी की, और उस दिन आप रात के अंधेरे में, ये तो हिटलर को भी माफ कर दी मध्य प्रदेश सरकार ने, और इनसे हम इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। आज प्रदेश की जनता खून के आंसू बहा रही है, चाहे वो लाडली बहनें हो जिनको 30,000 का वादा किया था, किसानों को आपने 3100 का वादा किया था, गेहूं का, धान का वादा किया था, सोयाबीन का वादा किया था। आज हर व्यक्ति रो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाली कोई सरकार नहीं है, और ना इनके मुखिया इससे बड़े कभी। और माननीय शिवराज सिंह जी तो व्यापम घोटाले से लेके जितने भी घोटाले हुए उस घोटाले के मास्टरमाइंड है, और उनके चलते आज प्रदेश। विनय जी, जो नाम आप ले रहे हैं ना, वो असल में ले रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। हालांकि अब शिवराज सिंह चौहान भी जो है वो केंद्रीय मंत्री हो गए हैं। पंकज जी के पास चलते हैं, पंकज चतुर्वेदी जी के साथ में। और कहीं ना कहीं कल के घटनाक्रम को लेके जिस तरह के आरोप लगे, पंकज जी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो वादा था वो शिवराज जी का था, जो सहानुभूति थी वो सिंधिया जी की थी, तो इन दोनों को तो दिल्ली में भेज दिया, तो अब भोपाल वालों का इंटरेस्ट ही नहीं रहा उन वादों को पूरा करने में? क्योंकि इस तरह के समीकरण, इतनी छोटी मांगे, कम से कम चलिए अभी मांग मानने की स्थिति नहीं है, चलिए अगर उनमें से कुछ मांगे आप मानते हैं कि जायज नहीं है, तो भी जिस तरह का उनके साथ व्यवहार हो रहा है वो तो उचित नहीं है। पंकज जी देखिए अनुराग जी, जो आपने चर्चा के प्रारंभ में कहा था कि हमको ये देखना पड़ेगा कि सेवा शर्तें क्या थी। अभी हमारे मित्र बातचीत कर रहे थे कि हमारा पक्का नहीं है,
तो सर आप अतिथि के तौर पर गेस्ट फैकल्टी हैं आप। यदि कोई नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति है तो उनके स्थान पर तब तक जब तक कि वहां कोई नियमित शिक्षक नहीं आता आपकी नियुक्ति है, ये आपकी सेवा शर्तों में उल्लेखित है। इस आधार पर लिखित में आपकी और सरकार की बातचीत हुई है, आपका मानदेय सुनिश्चित है, आपकी सेवा शर्तें सुनिश्चित है, तो ये सब चीजें सुनिश्चित है ना अनुराग जी। यदि आपको लगता है कि ये सेवा शर्तें उचित नहीं है तो फिर स्वीकार क्यों किया आपने? आपने स्वीकार किया, अब स्वीकार करके आप बोल रहे हो कि ये प्रक्रिया गलत है, तो फिर आपको उस प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। यदि ऐसा होता कि सरकार बुलावे में रखती, धोखे में रखती, कहा कुछ जाता करा कुछ जाता तो बात होती। और फिर अनुराग जी इनको नियमित नियुक्तियों में 25% आरक्षण दिया है। मध्य प्रदेश में पिछली सरकार में 65,000 पद भरे गए शिक्षकों के, उसने 25% आरक्षण इनको मिला है। पर वहां एग्जाम पास करना पड़ता है अनुराग जी, मेरिट के आधार पर निर्णय होता है। अच्छा, यदि सरकार ये तय करे कि बच्चों के परिणाम के आधार पर ये तय किया जाएगा तो गलत क्या है? क्या मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? कि यदि किसी भी कारण से, अब आप क्या दोष दे रहे हो कि रेगुलर टीचर के को आप एडवांटेज देते हो? हम सारे, हमारे सब बराबर है भाई साहब, सारे के सारे शिक्षक हैं। फिर आपके वेतन के विषय आप कह रहे हैं साहब मानदेय बढ़ गया तो उससे क्या होता है? अनुराग जी प्रक्रिया है, अगर कोई स्थान खाली होता है तो उसके लिए 3 लोग मेरिट में आते हैं, मेरिट की सूचना इनके मोबाइल पर जाती है। हर चीज प्रक्रिया सम्मत विधि के आधार पर नियम अनुसार है और सब चीज ब्लैक एंड व्हाइट में राइटिंग में। अनुराग जी ऐसा नहीं कि बुलावे बुलाने के आप आ जाओ कल चले जाओ। मैं सहमत हूं आपकी बातों से, बहुत सारी बातें बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष भी देखना पड़ेगा। पर 2 छोटे छोटे सवाल है। एक सवाल यह है पंकज जी, अगर मांगे जायज नहीं है आप बात कर रहे हैं आप, तो इसमें से शिवराज जी ने इतनी सारी घोषणाएं क्यों कर दी, इतने सारे वादे क्यों कर दिए कि वो वादे ही फजीयत बन गए सरकार की? एक बात। दूसरी बात, सेवा शर्तों को लेकर निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों को भी याद रखना पड़ेगा, लेकिन सरकार को भी तो ये सोचना पड़ेगा कि कितने लंबे समय से सरकार इनकी सेवाएं ले रही है। अतिथि शिक्षकों से एक बार फिर बात करते हैं, पंकज जी का सवाल भी उनके पास छोड़ते हैं और दूसरी बात ये भी सोचते हैं कि मानवीयता और अमानवीयता में जो फर्क है वो कहीं ना कहीं जो है यहां देखने की जरूरत है। अंजलि, ये जानने की कोशिश कीजिए, जब सेवा शर्तें अपॉइंटमेंट के समय आप लोगों ने जो जानकारी थी पूरी थी, सेवा शर्तों का जो उल्लेख था वो पूरा था, सरकार का कहना यह है, भाजपा का कहना यह है, उसके बाद में ये ओवर डिमांडिंग क्यों हो रही है, आंदोलन क्यों हो रहा है और इस तरह से इतना एग्रेशन क्यों है इन आंदोलनों में? अंजलि। बिल्कुल सर, हम एक चीज जानना चाहेंगे कि जब अतिथि शिक्षक के लिए अपॉइंट किया जाता है तो जो निर्देश और जो नियम होते हैं उसमें ये लिखा रहता है कि जब तक जो है शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है तभी तक अतिथि शिक्षकों को वहां पर काम करने दिया जाएगा। जब ये सारी नियम आपको पता था उसके बावजूद भी जो अब आप नियमितीकरण की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए मैडम, हम लोग शुरुआत में मांग नहीं किया, आप 1 साल 2 साल तक आप रखते तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप लगातार वही नियम 16 वर्ष तक कैसे बना सकते हैं? आपने भर्ती नहीं की, 2011 में भर्ती हुई, 18 में भर्ती हुई, 18 में नाम मात्र की भर्ती हुई, उसमें भी घोटाले हो जाते हैं, पहले ही स्क्रीनशॉट वायरल हो जाती हैं। 23 में भर्ती जो परीक्षाएं हुई, अभी तक उसके रिजल्ट आए, भर्ती नहीं हो रही। जब भर्ती नहीं हो रही है, 16-16 वर्ष हम इसी व्यवस्था में लगे रहेंगे तो जो हमारी कैपेसिटी होगी, आप ये बताइए कि जो कैपेसिटी आज से 16 वर्ष पहले जिस व्यक्ति की रही होगी आज कैसे उसकी रह सकती है? जब हमारी पढ़ने की उम्र निकल गई आपकी व्यवस्था में काम करते हुए, तो हम नियमितीकरण की बात क्यों नहीं कर सकते, पदस्थापित की बात क्यों नहीं कर सकते? हम मानते हैं कि आपने शुरू में कहा था, लेकिन आपने 2-3 साल के लिए रखते तो हम मान लेते ठीक है, आपने व्यवस्था 1-8 साल के लिए, लेकिन लगातार वही काम कैसे चल सकता है? जब हम 16 वर्ष लगातार किसी पद में काम कर रहे हैं, कानून भी कहता है कि अगर आप किसी घर में 12 वर्ष रह जाओ तो घर आपका हो जाता है। लगातार जब 12 वर्ष से उस पद में हम काम कर रहे हैं तो हम उसमें स्थायित्व की बात क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। कल के आंदोलन में आपने देख लिया कि इन्होंने लठ तो चलाई। आपने दोपहर में देखा होगा कि पुलिस ने यहाँ तक ऐलान किया था कि हम आपके ऊपर गोली चलाएंगे। जब मीडिया ने उसका विरोध किया, इसके बाद उसको हटा लिया गया। अगर आप बोल रहे हो, आपने कहा हम लठ चलाएंगे, लठ मार लिया। अगर शायद मीडिया दोपहर में नहीं होती तो गोली भी चलवा देते। तो इनका तो बस यही उद्देश्य रहा है कि हम सस्ते में मुझे मजदूर मिल रहे हैं, काम करवा लो, यूज एंड थ्रू वाला काम चल रहा है, बस यूज करके। और सर, सरकार का कहना तो यही है कि जो बिल्कुल अंजलि, निश्चित रूप से ये हमने सुना। एक बार मैं विनय सक्सेना जी के पास जरूर जाऊंगा, लेकिन उसके पहले पंकज जी से एक छोटा सा सवाल है। पंकज जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, 15 साल कोई काम करता है, 10 साल कोई काम करता है, बीच में भर्तियां नहीं होती है, तो ये तो सरकार की गलती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई उसी वेतन में उसी परिस्थिति से बेहतर तो चाहता ही है। बेहतर चाहने के लिए अगर वो आंदोलन करता है तो वो आंदोलन को लेकर इस तरह का रिएक्शन की गोली मार देंगे, लाठीचार्ज कर देंगे, अंधेरे में ये कर देंगे, एक बात। और दूसरी बात, भर्ती तो होनी चाहिए थी और भर्ती पे अधिकार होना चाहिए, 25% दिया निश्चित रूप से, लेकिन वो भर्तियां हुई कितनी है, ये भी तो सवाल है पंकज जी।
अनुराग जी 2023 अकेले 65,000 भर्तियां हुई और 65,000 में 25% आरक्षण इनको दिया अतिथि शिक्षकों को, और जिसने पात्रता परीक्षा पास करी वो नियमित हुआ, जो नहीं कर पाए वो, मैं ये तो आपसे पूछ रहा हूं क्या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ना कर पाओ और दोष सरकार का? भाई मैं तो ये बात पूछ रहा हूं कि आपकी सेवा शर्तें डे 1 से क्लियर है, तो ये क्लियर है ना आपको कि आप अतिथि के तौर पर हो और कोई नियमित शिक्षक आएगा तो आपकी सेवा तत्काल समाप्त है। आपका मानदेय आपके कार्य के आधार पर है, जितना कार्य करोगे उतना मानदेय, ये सारा स्पष्ट है ना अनुराग जी। मैं मांग करने को मना नहीं कर रहा। जरा अंजलि, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं जो आपके साथ में है, इनमें से आप ये जरा पूछे कि इनमें से कितने लोगों ने पात्रता परीक्षा दी है और पात्रता परीक्षा में ये उत्तीर्ण हुए हैं, ये जान लेते हैं, फिर विनय जी के पास चलते हैं। पात्रता परीक्षा बहुत जरूरी बात है। कितने लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं या बिना पात्रता परीक्षा के आंदोलन है? भी है हमारे लगभग 50,000 साथी ऐसे हैं जो पात्रता क्या वर्ग की जो चयन परीक्षा वो भी उत्तीर्ण हो चुके हैं। सर आपने दी है और आप उसमें पास? बिल्कुल उत्तीर्ण हूँ मैं, वर्ग 2, 3 भी उत्तीर्ण हूँ, वर्ग 2 उत्तीर्ण हूँ, वर्ग 2 में पढ़ा रहा हूँ। तो क्या आपकी भी मान्यता रद्द कर दी गई है? बिल्कुल, हम तो बाहर, हमको 5 में हम बाहर बैठे हुए हैं, टीचर आया बाहर कर दिया हमें। वही तो हमारी लड़ाई है ना। हम तो ये बोलते हैं, अगर प्रवक्ता जी सुन रहे हो बीजेपी के, ये बोल रहे हो कि हमने ये बात नहीं कही थी, हम तो सीधा बोलते हैं कि जब चुनाव आता है, आपको याद होगा 2013 में पहली बार जब शिवराज सिंह चौहान जी मंजवा में सीधे घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों को हम संविदा शिक्षक बनाएंगे। 2020 में सिंधिया जी ने, कांग्रेस सरकार थी, तो मंच से घोषणा की थी कि हम तलवार और ढाल बनेंगे, सड़क पे आऊंगा। वो जाकर के महलों में बैठ गए, वो जाकर महलों में बैठ गए, है ना। फिर शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछले वर्ष बुलाया, अपने से बुलाया, हम तो अपने से नहीं बोले आप हमें बुलाओ, सरकारी पैसे खर्च किए, सरकारी पैसे तो आपने हमें बुलाया, महापंचायत बुलाई। हम तो सीधा बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आके बोल दें कि जो शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछले वर्ष महापंचायत बुला के कही थी वो सब झूठ था। हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, हम कुछ भी मांग नहीं करेंगे। सर क्या आपने पात्रता परीक्षा? लीजिए अंजलि, विनय सक्सेना जी के पास चलते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं विनय जी से। सर ये तो पूरा की पूरा सियासी मामला ज्यादा नजर आने लगा है मुझे। मतलब चुनाव के पहले भाजपा कांग्रेस सब वादे कर दें, पात्रता परीक्षा वो लोग पास कर चुके हैं, मानदेय उनको कितना मिल रहा है सबके पास तस्वीर सामने है, उम्र अधिकांश लोगों की पार हो रही है नौकरी की। ऐसे में क्या ये इतना उलझ जाएंगे? क्या कोई संवेदना नहीं होनी चाहिए इन लोगों के साथ में? जिस तरह की स्थिति है एकदम सामने साफ है बिल्कुल विनय जी। ये तो देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि संवेदनशील सरकार होगी तब तो संवेदनाएं होंगी ना। खुद ही वो हमारे साथी बता रहे हैं अतिथि शिक्षक कि शिवराज सिंह जी ने बार बार घोषणा की, सरकारी पैसे में आयोजन करके घोषणा की, वादे किए। भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख से लेके जितने वादे किए जनता से आज तक कोई पूरे नहीं हुए। और दूसरी बात है, आपने जो भी पद निकाले स्थायी और उसकी परीक्षाएं ली, वो व्यापम घोटाले की भेंट चढ़ गई। आपने व्यापम घोटाले के बाद दूसरी परीक्षाएं की, वो हाईकोर्ट में जाके खुद ही स्टे करा दिया, उसमें घोटाले हो गए, पर्चे लीक हो गए। इनकी सरकार जानबूझ के सब कराती है कि लोगों को स्थायी नौकरियां ना दी जाने पड़े। और ये जब एक तरफ आप महंगाई बढ़ाते हो, एक तरफ आप खर्चे बढ़ाते हो, जिन आधार पे इन लोगों ने शादियां की होगी, कईयों के बच्चे हो गए होंगे, आज हालात ये है कि उनके घर के रोटी 2 वक्त की चलाना मुश्किल हो रहा है। और ये हालात श्रमिकों से भी बदतर है, लेकिन शर्म उसको आएगी जो संवेदनशीलता दिखाएगा। इस सरकार में शर्म नामी कोई चीज नहीं है। झूठे वादे करके वोट लेना एकमात्र काम है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे प्रदेशों की सरकार हो। झूठ बोलो, राज करो, फूट डालो और राज करो। पूरी अंग्रेजों की नीतिगत चलने वाली सरकारें हैं और जिनसे बहुत ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। एक तरफ आप कह रहे हो पात्रता पर्ची, 50,000 से ज्यादा लोगों के पास पात्रता पर्ची है, उनको क्यों नहीं नौकरी देते आप लोग? सिर्फ झूठ बोलना पूरे समय, चाहे विधानसभा पे हो चाहे सड़क पे हो। और ये कौन सा तरीका है कि आप आधी रात को लाठीचार्ज कर रहे हो, गोली चलाने के आदेश दे रहे हो? क्या जलियांवाला बाग बनाएंगे मध्य प्रदेश को? ये शर्मनाक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ इस बात को। चलिए बिल्कुल ठीक है, चूंकि समय का अभाव है, हमने सभी पक्षों को सुना। निश्चित रूप से संवेदनशीलता की बहुत जरूरत है, लेकिन अतिथि शिक्षकों को भी ये समझना होगा कि कौन कौन सी मांगे उनकी जायज हो सकती हैं, और अगर एक बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़े तो ये समस्या सुलझ सकती है। हमने अतिथि शिक्षकों की समस्याएं, उनकी मांगे भी सामने रखी है, सरकार का पक्ष भी और विपक्ष का आरोप भी। बीच का रास्ता निकालना जरूरी है, कम से कम बल प्रयोग से दूरी बनाना भी उतना ही जरूरी है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, पंकज चतुर्वेदी जी आप जुड़े, आपका बहुत सारा धन्यवाद। विनय सक्सेना जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अंजलि सिंह और उनके साथ जो अतिथि शिक्षक जुड़े, उन सभी का धन्यवाद। समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैं चाहता हूं इजाजत, नमस्कार। एक बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मुद्दे में दम है में। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।